प्रण लिया है कि बेरोजगारी और महंगाई से हम लड़ेंगे। इसलिए 2024 में इस रायबरेली की धरती से हम लोग ये दावा कर रहे हैं, इस मोदी सरकार की वापसी असंभव है, असंभव। बहुत पुरानी कहावत है कि भूखे पेट न होए गोपाला। तो हिंदुस्तान की जनता ने ये मान लिया है कि अगर हम भूखे रहेंगे तो राम को याद नहीं कर पाएंगे, तब रोटी को तलाशेंगे और नहीं मिलेगी तो छीनेंगे। तो उस छिनैती और भुखमरी से बचने के लिए पहले पेट भरने का इंतजाम होगा, तब राम का नाम लिया जाएगा। जिंदा ही नहीं रहेंगे तो राम का नाम कौन लेगा? हुआ हम तो कहते हैं गांधी परिवार के अलावा कौन ऐसा नेता है जिसके ऊपर जो है हमला हुआ और इस देश के लिए शहीद हुआ। केएल शर्मा का जवाब नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को अमेठी की धरती पर, जिसका नतीजा है कल कांग्रेस कार्यालय पर भाजपाई गमछा पहने हुए लोगों ने गाड़ियों पर तोड़फोड़ कर हमला किया। जो व्यक्ति जीत रहा होता है वह शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ता, जो हार रहा होता है वही अखाड़े में उतरता है। वो तो इसके मास्टर हैं झूठ बोलने के। उन्होंने कहा तो था कि 1 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष। 10 वर्ष हो गए, अब तक 10 करोड़ रोजगार दिए होते, किसी को मिला? अगर मिला हो तो बताइए। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे। आपको पता है लगातार हम रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली के लोगों से बात कर रहे हैं। तो घूमते घूमते रायबरेली के जो ज़िला कांग्रेस का अध्यक्ष जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर आए। सोचा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी बात करें, किस तरह का जोश है उनके साथ। तो यहाँ पर ये तमाम बुद्धिजीवी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ से फिरोज़ गांधी से लेकर संजय गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और फिर सोनिया गांधी ने भी संसद का सफ़र तय किया है। सोनिया गांधी की हालांकि तबीयत खराब हुई, उसके बाद वो राजस्थान से राज्यसभा पहुंची हैं। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने के कयास राहुल गांधी के लग रहे थे। लगातार स्मृति ईरानी चुनौती दे रही थी कि राहुल गांधी आए, टक्कर दें, अमेठी से आए। वो अमेठी में आएंगे नहीं, वो डर गए हैं। और उसके बाद राहुल गांधी अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बीजेपी एक कैंपेन भी चला रही है कि राहुल गांधी तो कहते हैं कि डरो मत, और वो डर गए। लेकिन रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच क्या माहौल है, किस तरह का उत्साह है? क्या उनको वाकई लगता है कि राहुल गांधी रायबरेली से वो ओहदा प्राप्त कर पाएंगे जो गांधी कुनबे के पहले के लोगों ने प्राप्त किया? सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और सवाल अपने नाम के बाद ये बताइएगा कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी हुंकार भर रहे हैं, क्या देर नहीं कर दी रायबरेली में आने में? क्या ये चीज़ पहले नहीं क्लियर हो जानी चाहिए? अब तो बहुत कम दिन रह गए, कहीं ये दाव उल्टा ना पड़ जाए। हमारा नाम राजेश चौरसिया है, हम पूर्व महामंत्री हैं शहर कांग्रेस कमेटी के। रही बात राहुल गांधी या गांधी फैमिली की, उनके नामांकन का इंतज़ार रायबरेली की जनता कर रही थी। हम लोगों का, रायबरेली वालों का गांधी परिवार से आज से नहीं, बहुत पहले से भावनात्मक नाता है। और उन्होंने जिस समय, आप कह रहे हैं देर, अभी तो 14-15 दिन बाकी हैं, लेकिन उन्होंने जिस समय नामांकन किया था उसी दिन वो चुनाव जीत गए और बहुत विराट जीत से जीते। अच्छा, नहीं तो लेकिन अमेठी छोड़कर यहाँ आना, तो बीजेपी तो कैंपेन चला रही है अब कि राहुल गांधी तो कहते हैं डरो मत, डरो मत। ये कैसा डर है कि भाई अमेठी से रायबरेली आना पड़ा? कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अंदर सर्वे किया था कि अमेठी में 50-50 चांस है, लेकिन रायबरेली में जीत पक्की हो जाएगी। और राहुल गांधी अगर दूसरी बार अमेठी में हारेंगे तो फिर उनके राजनीतिक कैरियर में एक धब्बा लग जाए। अब वही आप बताइए, इस समय अमेठी में इन्हीं के परिवार के सिपह सालार चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता कांग्रेस में, वो उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। सोच लीजिए, स्मृति ईरानी की इतनी हैसियत नहीं है कि राहुल गांधी को चैलेंज करें। राहुल गांधी से इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डर रहे हैं। तो उनके सामने चुनाव लड़ने ना लड़ने का कोई वही नहीं है। उनका फैसला अपना होता है, वो कहाँ से किस चीज़ को लड़ना चाहें। माँ की सीट है, उन्होंने छोड़ी है और उन्होंने ही, सोनिया जी ने ही ये कहा है कि हमारे परिवार का आदमी यहाँ से लड़ेगा और उनको प्रेरित किया यहाँ से लड़ने के लिए। उन्होंने अपनी माँ की बात मानी, इसमें क्या गलत है?
आपका क्या नाम है? अतुल शर्मा। मैं सबका पहले परिचय ले लेता हूँ, आपका क्या नाम है? मदन सिंह। सौदान सिंह, उमेश चंद, आशीष द्विवेदी, के श्रीवास्तव, राजकुमार दीक्षित। दीक्षित जी। तो दीक्षित जी, मैं आपसे सबसे पहले सवाल कर लेता हूँ कि रायबरेली से सोनिया गांधी लगातार रही यहाँ पर। मैं कल बात कर रहा था तो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने तो रायबरेली को गर्त में डाल दिया, बस अड्डे की आप हालत देख लीजिए, कई चीज़ें उन्होंने बताई। हालांकि युवा काफ़ी थे वहाँ पर, रोज़गार की बात कर रहे थे। किस तरह के काम सोनिया गांधी ने यहाँ पर कराए हैं रायबरेली में, एक कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं, एक आप रायबरेली के नागरिक की हैसियत से बताइए। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि बस अड्डे की ये हालत कुछ किया नहीं, उनकी आंख को पट्टी बंधी। सही स्थिति तो ये है कि इस छोटे से जनपद में जहाँ से सोनिया जी ने अपना चुनाव जीता, 5 नेशनल हाईवे इस पूरे जनपद को जोड़ते हैं, 5 नेशनल हाईवे। और एम्स जैसा जो पूरे हिंदुस्तान में या तो चंडीगढ़ में था या दिल्ली में था, उसके बाद रायबरेली का नंबर आया। अब इन लोगों ने क्या किया, जो लोग कहते हैं 300 बेड इसी एम्स का काट करके गोरखपुर को दे दिया, जो रायबरेली में एम्स सोनिया जी ने बनवाया, इसका काट करके वहाँ कर दिया। तो ये तो घटाने की बात करते हैं। और यहीं निफ्ट है, FDDI है, रेल कोच है, तमाम ऐसी जो सुविधाएं हैं। अब देखिए, महिला डिग्री कॉलेज जो कांग्रेस के रिजीम में हुआ था, उसको वैसे ही पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इन लोगों ने आगे उसको बढ़ाया नहीं। और वो कहते, देखिए, विकास जो भी रायबरेली में पूरे देश में हुआ है, हमारा अपना मानना है कि कांग्रेस की सरकार में हुआ। इस 10 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। यहाँ देखिए, 35 साल से यूपी में सरकार नहीं है, एक भी बिजली का पावर स्टेशन नहीं बना। जो कांग्रेस के टाइम में था वही बढ़ा है। लोड बढ़ा है, कनेक्शन बढ़े हैं, लेकिन एक भी उपकरण इन्होंने नहीं लगवाया पूरे उत्तर प्रदेश में। कैसे ये बात कहते हैं? अच्छा, सड़क बन गई, अब इसको जो है बनाने का काम स्टेट सरकारों का होता है। वो भेदभाव स्वयं बरतते हैं, चूँकि हमारी सरकार यहाँ 35 साल से नहीं। तो ये तो रायबरेली के साथ स्वयं सौतेला व्यवहार करते हैं। और रही कि राहुल जी का तो यहाँ से चुनाव लड़ना पहले से ही तय था। जहाँ भी जिन लोगों से बात की गई, यही कहते थे गांधी परिवार लड़ेगा। और राहुल जी ने अपने आप को साबित कर दिया इतनी लंबी यात्रा करके इस देश के अंदर, जो हमारे ख्याल से एक महात्मा गांधी के बाद, अगर नमक आंदोलन में दांडी यात्रा उन्होंने शुरू किया था, तो वो इस देश को समझने के लिए राहुल गांधी ने इस यात्रा को करके पूरे देश को पहले तो समझने का प्रयास किया। और इसीलिए उन्होंने ये 5 न्याय और 25 जो है गारंटी कार्ड में अपने को दर्ज किया। और इसी से पूरा मैनिफेस्टो बनाया, एक एक लोगों से मिलके, कुली से, ड्राइवर से, किसान से, मजदूर से, नौजवानों से, तब ये मैनिफेस्टो बनाया। अब इसको भी लोग कहते हैं कि साहब ये करेंगे कहाँ से? जो सरकार आती, राहुल जी ने अभी तक जो भी कहा है, उन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ माफ़ हुआ। जो उन्होंने वादा किया वो किया। इससे पहले कांग्रेस ने, जब UPA 1 और UPA 2 की सरकार थी, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया। तो इनकी कथनी करनी में फ़र्क नहीं, फ़र्क उन्हीं में है। जैसे उन्होंने, आप तो हस्तिनापुर की गद्दी से बंधे हुए हो, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से पिछली बार हार गए, तो क्या कैडर मजबूत हो गया कांग्रेस का कि राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ पाए अमेठी से? क्या डर था वो ऐसा कि रायबरेली आना पड़ा? देखिए, हारना जीतना एक अलग का सब्जेक्ट है। जब हम कहीं मैदान में जाते हैं, कभी हार भी जाते हैं, कभी जीत भी जाते हैं, लेकिन इससे ये नहीं आप कह सकते कि राहुल गांधी वहाँ से भाग गए। राहुल गांधी अगर वहाँ चुनाव लड़ते तो हम कहते हैं 1 साइडेड चुनाव होता। लेकिन राहुल गांधी ने सोचा हम अपने एक कार्यकर्ता
जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, किशोरीलाल शर्मा जी दोनों जगह कांग्रेस का काम देखते थे और युवक कांग्रेस से लेकर के आज तक उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से काम किया। तो राहुल जी की सोच थी, स्ट्रेटजी थी कि हम एक कार्यकर्ता से तुमको इसका जवाब दिलाएंगे। राहुल गांधी तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो बब्बर शेर है। अगर रात में मोदी भी कहीं एकदम से जग जाते हैं तो उनको राहुल गांधी के अलावा कोई दिखता नहीं है, सपने में भी नहीं दिखता कि राहुल। ये खौफ है इस समय और प्रयास ये कर रहे हैं कि किस तरीके से इस परिवार को क्रैश किया जाए। अभी आप देखिए उनकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। एसपीजी जैसी सुरक्षा जो राहुल गांधी प्रोटेक्टेड है उनसे हटा करके जो है ये सीआरपीएफ लगा दी गई। तो कहाँ का न्याय है? उनको तो ग्लोबल वायलेंस का खतरा है इस परिवार को। भाई इंदिरा जी के ऊपर जो हमला हुआ किसने हुआ? हम तो कहते हैं गांधी परिवार के अलावा कौन ऐसा नेता है जिसके ऊपर जो है हमला हुआ और इस देश के लिए शहीद हुआ? बीजेपी बता दे कोई नाम, अपनी पार्टी का बता दे। हमारे यहाँ तो इंदिरा गांधी शहीद हुई, राजीव गांधी शहीद हुए। अगर पीएम मोदी पंजाब गए थे, कह रहे थे यहाँ के सीएम को कहते ना जान आज हमारी बच गई। किसान वहाँ आंदोलन कर रहे थे, 2 मिनट वो कह रहे थे उनका तो जान का खतरा था, जान बच गई। वहाँ पे हमला होते होते देखिए, कहना और करना फर्क है। वो तो एक प्रायोजित भी हो सकता है, वो तो इसके मास्टर हैं झूठ बोलने के। उन्होंने कहा तो था कि 1 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष। 10 वर्ष हो गए, अब तक 10 करोड़ रोजगार दिए होते, किसी को मिला? अगर मिला हो तो बताइए। 15 लाख वापस करेंगे, हर खाते में 15-15 लाख जाएगा, किसी एक आदमी को मिला? चुनाव आने पर इनको ये सब याद आता, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो इनकी कथनी करनी जनता ने 10 वर्ष में देख लिया। थोड़ा समय नहीं होता, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बड़ा समय होता। आज इस देश की जनता, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, आम जन हो, हर आदमी इस महंगाई से पीड़ित है। कोरोना में भी आपने हाल देखा, कांग्रेस के लोगों ने घर घर जा कर के किट प्रोवाइड किया, लोगों की मदद किया। कोई एक आदमी निकलना नहीं पसंद करता था और बल्कि लोगों को घर में रहने के लिए बिल्कुल जगह जगह जैसे कोई निकला उसको उठा के बंद कर देते थे। लोग घर में भूखे मरने की स्थिति में थी, कांग्रेस के लोगों ने ही तो मदद किया। जो लोग बाहर थे उनको अपने घर तक पहुंचाने में राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने मदद किया कि लोग अपने घर पहुंचे। वो अगर आप मंजर सोच लीजिए, देख लीजिए कि कितना आदमी बॉर्डरों पर पड़ा था अपने बच्चे लादे हुए। और इस देश के प्रधानमंत्री का ये हाल है, किसी को कोई सुविधा नहीं दिया, लोग भूखे मर गए। और लोगों से बात कर लेते हैं। ये जो आपका मैनिफेस्टो है, 1 लाख वेतन देंगे, 1 लाख हर साल गरीब महिलाओं को, ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? वहाँ तो राम राज्य का दावा ठोक रहे हैं, राम राज्य आ गया, जो राम को लाए उनको लाएंगे। आप ये 1 लाख की बात कर रहे हैं, 1 लाख हर साल को देंगे, महिलाओं को देंगे, रोजगार देंगे। लगता है जनता को अब इन सब मुद्दों के बारे में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है? जनता इन मुद्दों पर है या जनता अब तो हिंदुत्व, राम मंदिर जिसका डंका लगातार मोदी जी बजा रहे हैं उस पर बात कर? अगर हिंदुत्व और राम मंदिर का डंका बज रहा होता तो मोदी जी की ये वर्तमान भाजपा की हालत इस 2024 के चुनाव में दिखाई नहीं देती। पिछले 10 वर्षों से जो महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की हालत है, राम मंदिर का निर्माण हुए अभी 2 माह हुआ है जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है, और 2 माह के अंदर ही पूरे देश से हिंदुत्व तो दूर की बात है, मंदिर भी गायब है। चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी है, जिस पे आज पूरे देश का मतदाता टिका हुआ है। बेरोजगारी से सिर्फ नौजवान नहीं परेशान है, उस नौजवान के माँ बाप, भाई बहन, परिवार वाले भी परेशान हैं कि बच्चा 30 साल का हो गया है, बेरोजगार घूम रहा है, बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, लड़की के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल रहा, तो इस तरह माँ बाप भी परेशान हैं। और महंगाई, इस महंगाई में जहाँ पे सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हुआ जा रहा है, हर चीज़ की नौकरियों में पाबंदी हो गई है, कोरोना के बाद से तमाम छटनियाँ हो गई हैं, तमाम परिवार के सदस्य घर आके बैठ गए हैं, उसके बाद महंगाई चरम पर है, घर के दो वक्त की रोजी रोटी का चलाना मुश्किल हो रहा है। तो चुनाव का मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी है, ना कि हिंदुत्व और मंदिर। आस्था का प्रतीक है मंदिर। हम पेट, बहुत पुरानी कहावत है कि भूखे पेट न होए गोपाला। तो हिंदुस्तान की जनता ने ये मान लिया है कि अगर हम भूखे रहेंगे तो राम को याद नहीं कर पाएंगे, तब रोटी को तलाशेंगे और नहीं मिलेगी तो छीनेंगे।
तो उस छिनैती और भुखमरी से बचने के लिए पहले पेट भरने का इंतजाम होगा, तब राम का नाम लिया जाएगा। जिंदा ही नहीं रहेंगे तो राम का नाम कौन लेगा? ना, ये देश की जनता ने सीखा है और ये समझा है 10 वर्षों में। आज धर्म कोई भी हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, उसने पहला धर्म अपने जीवन यापन, अपने परिवार के बच्चों को का लालन पालन करने का, निभाने का प्रयास किया है और प्रण लिया है कि बेरोजगारी और महंगाई से हम लड़ेंगे। इसलिए 2024 में इस रायबरेली की धरती से हम लोग ये दावा कर रहे हैं, इस मोदी सरकार की वापसी असंभव है। असंभव है। आप कह रहे हैं मोदी सरकार की वापसी असंभव है। वहाँ तो मोदी जी कह रहे हैं, राजस्थान के बांसवाड़ा में सबसे पहले बोले कि कांग्रेस आ गई तो महिलाओं बहनों आपका मंगलसूत्र तक छीनकर उनको दे दिया जाएगा जो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। कह रहे हैं कि 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस छीन लेगी। तो भाई इस तरह का डर दिखा रहे हैं। गए कभी बांसवाड़ा? कभी राजस्थान से हूँ मैं, तो राजस्थान गए ना, तो बहुत बेहतर जान रहे होंगे कि बांसवाड़ा की जनता ने उनको इस बात का क्या जवाब दिया है ना। और सिर्फ कह देने से, मैं कह दूं यहाँ से कि उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा है तो आप मान लोगे? कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देखोगे कि नहीं देखोगे? अगर नहीं देखा हो तो हम आपको दे देते हैं। भैया देखा मैंने, नहीं जो नहीं लिखा हुआ है तो ये बेतुके सवाल पूछ कर आप झूठी बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति लाखों लोगों के बीच में जो वो बात बोलता है जो उसमें लिखी नहीं है, लाखों लोगों के बीच में नफरत की बात बोलता है, प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, तब आपको कैसा लगता है? कैसे देख? मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जो आप समझ चुके हो, जो मैं समझ चुका हूँ, जिस झूठ को आपने भी परख लिया है, मैंने भी परख लिया है। जिस देश के गरिमामयी पद पर बैठने के बाद किसी व्यक्ति को झूठ तो दूर, सच्चाई से 1 इंच भी अलग नहीं होना चाहिए, वो लगातार झूठ के पैमाने तोड़ रहा है। जनता ने भी ये समझ लिया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता घबराए हुए हैं। तमाम तरह के अनाप शनाप, भैंस, मंगलसूत्र, मटन, कबाब, मछली, इस तरह की बात कर रहे हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री को जो 10 साल से अपनी कुर्सी पे काबिज है, जनता को अपने 10 साल के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। वह 70 साल की कांग्रेस की जो पिछले 10 साल से सरकार में नहीं है, आज भी उन्हीं पे सवाल उठा रही है, उन्हीं पे जवाब कर रही है। तो अपने 10 साल के करने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं। जब बचा नहीं तो करेंगे क्या? जब हमारे पास आपके सवाल का जवाब देना नहीं होगा तो मैं नया सवाल दागूंगा, है ना। जब मेरे पास जवाब नहीं होगा, वो यही कर रहे हैं। जनता के सवालों का जब जवाब नहीं उनके पास, तो वो जनता को गुमराह करने के लिए नए सवाल दाग रहे हैं। कभी अखिलेश पे बोलेंगे, कभी ममता बनर्जी जी पे बोलेंगे, कभी सोनिया जी पे बोलेंगे, कभी राहुल जी बोलेंगे। उनका काम ही यही है, जनता को गुमराह करो। हम सवाल पूछने जाएंगे, नहीं नहीं ये सवाल मत पूछो, ये सवाल सुनो और जाके पूछ के आओ ऐसा क्यों हुआ। सच है कि नहीं है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। प्रमाण भी नहीं दे पाएंगे कि देखिए फला विपक्ष के नेता ने ये गलत बयानी की है या गलत काम किया है, आप पूछ के आओ। बस कह दिया हमने, तुम मान लो उसको सच और पूछ के आओ, लेकिन तुम सच का सवाल मत करो। लेकिन जनता ने ठान लिया कि हम सच जानेंगे, सच पूछेंगे, नहीं बताओगे तो सच का जवाब वोट की चोट से देंगे। वो इस देश की जनता करने जा रही है। रायबरेली में कांग्रेस का कैडर कितना मजबूत है? कुछ दिन रह गए, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के आगे के कार्यक्रम हैं? देखिए, रायबरेली का जहाँ तक सवाल है, तो रायबरेली अमेठी में कांग्रेस चुनाव के दिन तैयारी नहीं करती है। हम चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और अगले 5 साल के चुनाव के लिए संगठन फिर लगातार लगा रहता है। हमारी तैयारियां शना चलती रहती हैं। यह और बात है कि चुनाव जब नज़दीक आता है तो उन्हीं कील काटों को जो हमने अलग अलग बूथों पर, न्याय पंचायतों पर, वार्डों में सेट किया होता है, उनको दुरुस्त करने का काम करते हैं, उनको परखने का काम करते हैं। जहाँ कुछ खामियां होती हैं चुनाव के ठीक पहले उनको दुरुस्त कर लिया जाता है। और चुनाव हम पूरे 5 साल लड़ते हैं और रायबरेली और अमेठी का चुनाव हम फिर जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कुछ भी जो तो पिछली बार भी कह रहे थे अमेठी में हारना पड़ा ना राहुल गांधी को। भाई हारना पड़ा तो उसको उन्होंने स्वीकार किया ना, भागे तो नहीं ना। आज आप अभी सवाल कर रहे थे, इनसे पूछ रहे थे, मैं उसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ, भाई नहीं दे पाए। कि आप कह रहे थे कि अमेठी के ये भाजपा के लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए, भाग गए। राहुल गांधी डरे नहीं, उन्होंने नारा दिया है डरो मत। उन्होंने डरो मत का नारे देने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इन भाजपाइयों को चौंकाओ। और किशोरी लाल शर्मा जैसे प्रत्याशी को देकर स्मृति ईरानी जी की भगिया जिस तरह उधेड़ी उन्होंने चौंकाया है पूरी भारतीय जनता पार्टी को, चौंकाया है उन्होंने। आज उस केएल शर्मा का जवाब नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को अमेठी की धरती पर, जिसका नतीजा है कल कांग्रेस कार्यालय पर भाजपाई गमछा पहने हुए लोगों ने गाड़ियों पर तोड़फोड़ कर हमला किया। जो व्यक्ति जीत रहा होता है वह शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ता, जो हार रहा होता है वही अखाड़े में उतरता है, वही लड़ने और मरने और मारने की बात करता है। जो जीत रहा होता है वो शालीनता से अपने प्रयास करता है, हारता और जीतता है। सवाल बहुत हैं लेकिन
सारे सवाल सड़कों पर घूम रही आम जनता के लिए। फिलहाल कांग्रेस कार्यालय रायबरेली से आप तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे थे। पूरी तरह से उत्साह है, संगठित है और पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी को एक बड़े मार्जिन से रायबरेली में जीत दर्ज करवाएंगे। न्यूज़ नाउ भारत में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। राहुल गांधी रायबरेली में इस बार जीतने जा रहे हैं या फिर राहुल गांधी अमेठी के बाद रायबरेली में भी राहुल गांधी को एक झटका लगेगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप राय दीजिएगा। न्यूज़ नाउ भारत लगातार देखते रहिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी रोहित और मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।